तो 2 इंटरव्यू मैंने दिए। पहला इंटरव्यू मेरा दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, लेकिन सेकंड जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोई निश्चितता नहीं रहती है कि आगे क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। मैं कुछ और भी ट्राई करूं, लेकिन तब तक मेरा सिलेक्शन हो गया और हिस्ट्री में काफ़ी बेनिफिशियल था। जॉब में रहने से ये रहता है कि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहती है। दूसरा समाज में भी लोग जब फिर देखते हैं कि आप एक बार सक्सेस हो चुके हैं, ड्रीम आपको निकालनी है कि कहाँ से हमको अच्छे मटेरियल मिल रहे हैं, कहाँ से हमको अच्छे टॉपिक्स मिल रहे हैं, सबको कलेक्ट करके हम कैसे अच्छा आउटपुट दे सकते हैं एग्ज़ाम में। कर हौसला बुलंद ये मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। करियर गाइडेंस की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत मोहम्मद साहिल सर। सर ने अभी तक 4 बार मुख्य परीक्षा, जिनमें से 2 बार इंटरव्यू भी दिए हैं और 2 बार असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के लिए इंटरव्यू दिया है। दूसरे इंटरव्यू में सर का फाइनल रूप से चयन हुआ था। सर का जो अभी तक का पूरा जर्नी रहा है, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साहिल सर, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और जो आपने बहुमूल्य समय हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए निकाला है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले जो आपका एक शैक्षणिक सफर रहा है, इस पे चर्चा करना चाहेंगे कि आपका जो एक शैक्षणिक सफर इंटर ग्रेजुएशन और उसके बाद तक का जो सफर रहा है, वो क्या क्या रहा था? बिल्कुल सही आपने पूछा कि मेरा जो शैक्षणिक सफर है वो इंटरमीडिएट के बाद मैंने बीएससी किया और बीएससी के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से, उसके बाद फिर बीएड में मेरा सिलेक्शन हुआ कि मैं तैयारी शुरू कर चुका था और उस वक्त एसएससी सीजीएल जो होता था वो प्री हमारा क्वालिफाई हुआ था। उस वक्त फिर कोर्स में भी जॉब निकली हुई थी, तो कई जगह सिलेक्शन, लगभग 2 बार मेरा सिलेक्शन कोर्स में हुआ और मैंने ज्वाइन भी कर लिया और उसके बाद एमएससी करने के बाद मैंने कोर्ट में सर्विस ज्वाइन कर ली और वो बैंकिंग था मेरा 21 आफ्टर 21 ही मैं सिलेक्ट हो गया था। फिर तैयारी भी चलती रही और साथ साथ वो भी हमारी जो है सर्विस भी चलती रही। लेकिन लास्ट ईयर मैंने 2012 में देखा जब सीसैट आया, तो मुझे लगा कि सीसैट है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल ही। मेरा बैकग्राउंड जो था वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, तो फिर जब से सीसैट आया तो फिर मैं लगातार मेंस देता ही रहा और कभी मेंस प्री मेरा मिस नहीं होता हुआ। एक दो बार अगर देख लिया जाए शायद तो 2015 को छोड़ करके, और बाकी मैंने लगातार मेंस एग्जाम दिए, 2 इंटरव्यू जिसमें मैंने दिए और फाइनली जो है जब 2014 में मैं इंटरव्यू में पहुंचा था तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 14 फिर 16। उसके बाद फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो है वो वैकेंसीज आ गई, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार में जो 2 इंटरव्यू मैंने दिए। पहला इंटरव्यू मेरा दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, लेकिन सेकंड इंटरव्यू मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। सर, यहाँ पे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने सेकंड प्लान भी या हम कहें कि बी प्लान भी आपका तैयार रहा है साथ में सिविल सर्विसेज के साथ में। तो सिविल सर्विसेज में कहीं ना कहीं वो सफलता शायद आपको अभी तक नहीं मिली थी जो आप चाह रहे थे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। क्या जैसे कि बी प्लान था, उसका इफेक्ट था? बी प्लान तो ये था कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सर्विस बहुत जल्दी मिल गई और चूंकि एक टारगेट था मेरा सिविल सर्विसेज का और
उसको मुझे अचीव करना ही था। हम्म, लेकिन आजकल का जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोई निश्चितता नहीं रहती है कि आगे क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या हाँ, होगा। फिर मुझे कोर्ट में जब मुझे जॉब मिली तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया हम्म, और फिर मैं तैयारी करता गया। लेकिन फाइनली जब 2012 के बाद से मैं काफ़ी सीरियस हो गया और उसके बाद से मैंने ये सोचा कि अब मुझे सेलेक्ट होना ही है और उसके लिए मैं बहुत अपना टाइम जो है मैनेजमेंट कर मैंने अच्छे से किया हम्म। और स्ट्रेटजी बना के मैं तैयारी की। और सिविल, फाइनली हाँ, फाइनली मैं सक्सेस भी हुआ और आज मैं 2 साल हो गया मुझे। मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर हूँ। आपने मतलब सिविल सर्विसेज के साथ साथ आप एलएलबी या हाई कोर्ट जैसे उसमें भी, हाँ, नहीं हाँ, कोर्ट में जब मैं था हम्म, तो तभी मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है हिस्ट्री से मैंने जो क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था, हम्म। तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से एमए भी कर लिया था और काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो ये था कि अब हो सकता है कि आगे के लिए मैं कुछ और भी ट्राई करूँ, लेकिन तब तक मेरा सिलेक्शन हो गया और हिस्ट्री में काफ़ी बेनिफिशियल था। कोर्ट के बाद आप सिविल सर्विसेज में हाँ, आए। तो जो आपका सिविल सर्विसेज में आया और जो कोर्ट का एक पूरा रहा है अनुभव था। अनुभव था, जी, वो किस तरह से आपके इस सफर में इस लक्ष्य तक पहुंचने में हेल्पफुल रहा है? क्योंकि एक जब जॉब में रहने से ये रहता है कि एक हम्म, आपके पास फाइनेंशियल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहती है। हाँ, दूसरा समाज में भी लोग ये फिर देखते हैं कि आप तो एक बार सक्सेस हो चुके हम्म, हैं और आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हम्म, उसका एक असर ही पड़ता है कि आपका जो गैप है, जैसे मान लिया आपने ग्रेजुएशन के बाद हम्म, आप इंटरव्यू में पहुंचे 4-5 साल हो गए, तो इंटरव्यू में भी ये पूछते हैं कि आपने बीच में क्या किया। हाँ, तो अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं या कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, आप फाइनली बता दें कि एक मैं अच्छा प्रभाव एक पड़ता है। अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम्म, और मैं समझता हूँ कि जो लोग एक टारगेट अपना बना चुके हैं सिविल सर्विस में हम्म, जाने का, तो अगर कहीं कोई सिलेक्शन का हो रहा हो, अगर ऐसा लग रहा हो कि इजी गोइंग में कहीं हम पा सकते हैं, हम्म। तो वो ले भी सकते हैं उस जॉब पे जा रहते हुए अपनी जो है टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पद है और जो सिविल सर्विस है, दोनों में कितनी समानता है और सिविल सर्विस ने किस प्रकार से आपकी हेल्प की है यहाँ तक बिल्कुल असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद तक आने में? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सर्विस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हम्म, क्योंकि ये पद जो होता है, ये 7 वर्ष राजकीय सेवा के बाद आप इसमें एप्लीकेबल होते हैं भरने के लिए। हम्म, क्योंकि अ, इसके सारे जो नॉर्म्स हैं, वो लोक सेवा आयोग द्वारा तय किए जाते हैं। हम्म, तो जो एक सिविल सर्विसेज के लिए ग्रेजुएशन और बाकी जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हम्म, वो सब कुछ एज इट इज़ होती है। एज रिसेशन थोड़ा दिया जाता है, इसमें 30 टू 45 ईयर्स और 7 ईयर्स का आपका जो एक्सपीरियंस होगा, हम्म, तो वो इसमें काउंट होगा। इसमें फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम्म, और ये देखा गया है कि हमारे साथ में जितने लोग चयनित हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट नहीं रहती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 20 के आसपास ही हमेशा इसका विज्ञापन आया है हम्म, ना, 2021। तो इसमें वही कर्मचारी या वही अधिकारी सेलेक्ट होते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं सिविल सर्विस से टच में रहते हैं। अगर वो तैयारी कर रहे हैं हाँ, तो उनको इजी गोइंग में वो छोटी आसान हो जाता है। आसान हो जाता है, क्योंकि हम्म, वो पेपर भी उनका मेंस टाइप का अच्छा, डायरेक्ट कोई इस तरह नहीं होता है, 500 मार्क्स का होता है हम्म, और 2 दिन परीक्षा चलती है। बिल्कुल। 500 मार्क्स का होता है, अब एक चरण में होता है या दो चरणों में होता है? 3 चरणों में तीन होता चरण वो भी है। एक होता है। पहला चरण जो है जैसे हिंदी हो गया, पूरा उसमें ग्रामर हिंदी सब रिटन होता है पूरा हम्म, एज ए हिंदी मेंस जैसे कि पीसीएस का होता है। अच्छा, और उसी में एसए भी होगा हम्म, और स्किल राइटिंग भी उसमें होती है, आपकी ड्राफ्टिंग होती है। हम्म, सेकंड पेपर जो है वो आपका जनरल नॉलेज का होता है, जीएस होता है हम्म, और वो भी रिटन होता है। तो ये हो गए और फिर एक इसमें स्पेशलाइजेशन ये होता है कि 100 नंबर का आपका फाइनेंशियल रूल्स पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका भी पेपर होता है, थोड़ा अलग से रहता है। वो अलग से रहता है। तो सब कुछ तैयारी करनी पड़ती है। हम्म, क्वालिफाइंग करने के बाद आपको मेरिट में भी आना होता है। फिर लोक सेवा आयोग अपने इंटरव्यू के लिए फिर जो मेरिटोरियस है उनको बुलाते हैं और उसके बाद फिर उसका हम्म, सिलेक्शन होता है फाइनली। तो इसमें आपको मेरिट में भी आना है और सिलेक्शन पाने के लिए अच्छे मार्क्स भी गेन करना है। अच्छा, तो मतलब जो इसका एलिजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस और इसका दोनों का लगभग सेम है। बिल्कुल सर, पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है पैटर्न थोड़ा सा बदला और हुआ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे है। देखने यस को यस। मिलती हैं। ये भी जानना चाहूँगा कि
आप एज अ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं अभी, और क्या अभी भी आप सिविल सर्विस को लेकर थोड़ा गंभीर हैं, या उस पे आप अभी भी उस दिशा में जाना चाह रहे ये हैं? आपने सही कहा, क्योंकि ये जो पद है ये भी सिविल सर्विसेज का ही पार्ट है, हाँ। क्योंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन होता है हुँ, और एक प्रतिष्ठित ये सेवा है। और यहाँ भी प्रशासन जो है वो विश्वविद्यालय जो शिक्षा जगत की सबसे उच्च संस्था होती है, वहाँ पे आप हेड के साथ रह करके और प्रशासन का जो है संचालन करते हैं, हुँ, वो अपने आप में बहुत गौरव का विषय है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद ऐसे ही शायद कोई हो जो आगे के बारे में सोचेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा करियर भी है। हुँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, एज ए परीक्षा नियंत्रक, तो काफ़ी मतलब अच्छा। आप एसडीएम के रूप में देख रहे थे खुद को, मतलब हाँ, एसडीएम के रूप में तो मैं देख उस रहा दिशा था। में मैं बात कर रहा हूँ। क्या हाँ, अभी भी एसडीएम की तरफ रुझान है? नहीं अब तो नहीं रह गया, क्योंकि हुँ। अब वो व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा सर, जो राज्य कर्मचारी हैं हुँ, और वो नौकरी कर रहे हैं, हुँ, तो वो उनके साथ-साथ क्या इस तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने लगभग कितना समय देना चाहिए, और रणनीति लगभग किस प्रकार की होनी चाहिए? रणनीति आपके पास जितना ज़्यादा समय दे सकें अपने स्ट्रेटेजी को बनाएँ, प्लान हुँ। बनाएँ कि हमको जीएस कैसे पढ़ना है, कैसे और सेकंड पेपर जो उसका थर्ड पेपर जो उसका आपकी हो। रणनीति क्या रही? हमारी रणनीति तो ये थी कि मैंने बहुत प्लान करके अच्छे से, और मेरी टाइम टेबल मैंने बना रखा था कि मैं हुँ, मुझे अगर शाम को 3 घंटे पढ़ने हैं, सुबह 2 घंटे पढ़ने हैं, कभी 2 घंटा सुबह मिस मिस हो गया तो शाम को 3 घंटा हुँ, पढ़ लेते थे। यानी हमको कवर अप करना था कि 5 से 6 घंटे पर डे पढ़ना ही। पढ़ना ही पड़ना है। क्योंकि मैं सिविल सर्विस दे रहा था एग्ज़ाम, हुँ, तो मेरी तैयारी उसी तरह मोड में थी, और मुझे बिल्कुल एक मेरी हैबिट बन चुकी थी पढ़ने की। है। हुँ, और मैं बिल्कुल बिना कोई प्रेशर के मैं एग्ज़ाम दे रहा था, बिना कोई प्रेशर के इंटरव्यू दे रहा था। और मुझे लग रहा था कि बस बहुत थोड़ा ही हिम्मत, अब जो है हमारी जो है मंज़िल बहुत आसान है, बस कभी-कभी मिल सकती है। क्योंकि कहीं न कहीं इंटरव्यू जब दे के आते थे तो लगता था अब सिलेक्शन होगा। फिर हाँ, उसके बाद फाइनली मेरा जब हुआ तो मुझे लग गया कि हाँ, अब मेरी तैयारी जो है वो बढ़िया रहा बढ़िया मतलब। थी, और हाँ। कहीं न कहीं मैंने जो है जो रणनीति बनाई थी मैंने, वो सफल हुई। अ, सर, एक मार्केट में ये भी रहता है कि कोचिंग संस्थानों की लेकर बात की जाती है। तो आपकी इस सफलता में कोचिंग संस्थान या ऑनलाइन कोर्सेज़, जो ऑनलाइन यूट्यूबर्स हैं या ऑनलाइन चैनल्स हैं, और या ऑनलाइन सामग्री है, कंटेंट है, उसका कितना और कहाँ तक योगदान रहा है? और किस प्रकार से, अगर हम बात अपने मार्गदर्शकों की बात करें, तो उनको किन सोर्सेज़ पे ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए, और किन सोर्सेज़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए? देखिए, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि ऑनलाइन संस्थान भी हैं, हुँ, यूट्यूब पर भी आपके पास मटेरियल है, ऑफ़लाइन मटेरियल आपको कोचिंग्स में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो ये तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस मोड में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हुँ, जैसे कि मेरे पास टाइम कम था, मैं जॉब में था, शाम को लौटता था, 6 बज जाते थे। हुँ, तो इवनिंग क्लासेस मैंने कुछ कोचिंग्स थे लखनऊ में, यहाँ मैंने जॉइन कर रखी थी। तो सिविल के लिए मैंने इवनिंग क्लासेस भी जॉइन की, जीएस वर्ल्ड हुँ, और शारदा कोचिंग। और फिर इंटरव्यू के लिए मैंने छुट्टी लेकर के हुँ, और अपने यहाँ डिपार्टमेंट में मैंने लीव लिया, और उसके बाद मैंने वेद आईसीएस से टीसीएस मुख्य परीक्षा जब मेरी क्लियर हुई है, हुँ, तो मैंने इंटरव्यू के लिए तैयारी किया है। और 2017 का इंटरव्यू जब मैं दे रहा था, तो मैं वेद आईसीएस से जुड़ा हुआ था, हुँ, और मुझे लगा कि कहीं न कहीं कोचिंग संस्थान भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। हुँ। लेकिन आपकी जो अपनी तैयारी है, आपकी अपनी रणनीति है, वो बहुत मायने रखती है। ये आपको थोड़ा-सा हेल्प कर सकते हैं, या यूँ कहें कि आपके लिए हेल्प, कोई अगर गाइडलाइन आपको नहीं देने वाला है, तो आप हुँ, कोचिंग संस्थान से गाइडलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन मटेरियल आपको ऐसे जो भी आप चाहें अवेलेबल हो सकता है, लेकिन आपका स्वयं का नोट्स, आपकी स्वयं की जो आपकी रणनीति है, वो बहुत मायने रखती है। और टेस्ट, रेगुलर टेस्ट रेगुलर पेपर टेस्ट आप रहेगा। देते रहें, अगर कोई संस्थान से जुड़े हुए हैं, हुँ, तो वहाँ भी देते रहें, और नहीं तो आप जो ऑनलाइन जो भी मटेरियल आपको मिले, उसको हुँ, अपने ऑफलाइन मोड के साथ मिक्स अप कर लें। क्योंकि एक मोड हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा कि केवल ऑनलाइन मोड ही पढ़ा जाए। हुँ। आपको अपने खुद की स्टडी और सब मिक्स अप करके चलना है, और साथ में ये भी करना है कि आपको उसमें क्रीम आपको निकालनी है कि कहाँ से हमको अच्छे मटेरियल मिल रहे हैं, कहाँ से हमको अच्छे टॉपिक्स मिल रहे हैं, सबको कलेक्ट करके हम कैसे अच्छा आउटपुट दे सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सब जो माध्यम है, वो हुँ।
कैसे बच्चा मतलब जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं जो हमको ऑनलाइन देख भी रहे होंगे और वो शहरों से काफ़ी दूर हैं, तो उनको कोचिंग संस्थान जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो क्या वो भी अपने फ्यूचर को इस दिशा में सिक्योर कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर करेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा और जिनका समाधान ज़रूरी है? हाँ, समाधान ज़रूरी है क्योंकि आजकल आपको सारे ऑनलाइन वो क्लासेस मिल सकते हैं, यूट्यूब पर मिल सकते हैं, गूगल्स पे आप अच्छे-अच्छे टॉपिक्स तलाश कर सकते हैं और इन सबको जो है आप कलेक्ट कर लीजिए और तैयारी बिल्कुल आप रखिए कि अपनी एक रणनीति ज़रूर बनानी होगी। कहीं आप दूर-दराज में रहते हो, कुछ कहीं जहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है ऑफ़लाइन क्लासेस की, तो आप कम से कम प्रीलिम्स की तैयारी तो खुद कर ही सकते हैं। और अगर मेंस में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप थोड़ा गाइड ले सकते हैं बाहर जा कर के। और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कि ग्रुप स्टडी बहुत ज़रूरी है या कहीं आपको किसी संस्थान से जुड़ करके कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहिए या अगर आपके कोई परिवार में या कोई आपके आस पड़ोस में ऐसा है जो आपको गाइड कर सकता है तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ग्रुप स्टडी का काफ़ी और भूमिका हाँ, रहती है। भूमिका रहती है ग्रुप स्टडी में क्योंकि उसमें आपको एज ए कंपटीटर आपको कई अभ्यर्थी मिलेंगे और उनसे आप अपने को कम्पीट करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आप अपने को अच्छा साबित कर सकते हैं। सर आपका लगभग 2 वर्षों का लंबा अनुभव हो चुका है अभी। लंबा नहीं कहेंगे फिर भी 2 वर्षों का काफ़ी एक टाइम है। तो एज़ ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में जो 2 वर्षों का अनुभव रहा है, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। ये 2 वर्ष मेरे लिए बहुत ही सीखने वाले वर्ष थे क्योंकि एक शिक्षा का जो उच्च संस्थान होता है, वो विश्वविद्यालय होता है और विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक ऑफ़िसर के तौर पे मुझे वहाँ पे अपना परफ़ॉर्मेंस देना होता है और वहाँ पर बहुत से ऐसे जो प्रख्यात लोग होते हैं, काफ़ी हाई जो कह सकते हैं एजुकेटेड लोग होते हैं, डीन ऑफ साइंस हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स हैं, आपके ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं, इन सब से आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है अनुभव साझा और होते अनुभव हैं। साझा होता है, बहुत सा ज्ञान आपको प्राप्त होता है और दीक्षांत समारोह में अगर देखा जाए तो महामहिम राज्यपाल महोदय खुद आते हैं और काफ़ी आपका नियरेस्ट इंटरेक्शन होता है और प्रशासन में काफ़ी आपको हेल्प मिलती है, ऐसे लोगों से मिलने के बाद आपको बहुत सारे पॉजिटिव अनुभव प्राप्त होते हैं। यस सर। सर कहीं न कहीं अगर हम बात करें आज के दौर में जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं या जो कॉम्पिटिटर हैं, हुँ, कहीं न कहीं बहुत ही भटकाव के माहौल से भी गुज़र रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक मार्केट के रूप बाज़ार के रूप में कोचिंग संस्थानों को देखा जा रहा है या एजुकेशन को बाज़ार के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ पे व्यावसायीकरण कर दिया गया है शिक्षा का। काफ़ी तो इस माहौल में आप जो हमारे व्यूअर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको कौन-सी सलाह देना चाहेंगे? जो उनका मार्गदर्शन करे और उनको एक सही मार्ग अपनाने में हेल्पफुल हो? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, बहुत सारी कोचिंग संस्थान हैं और आपके पास ये है कि आप पहले अपना टारगेट पहले ही निश्चित कर लें कि मुझे किस दिशा में तैयारी करनी है। अगर आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको अपना मार्ग बिल्कुल क्लियर रखना होगा कि हुँ, धैर्य के साथ आप तैयारी करिए और कोई भी संस्थान अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हमको अच्छे टॉपिक्स या अच्छे मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, हुँ, तो आप डाइवर्ट होकर के अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट रखिए और सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है आपके लिए क्योंकि शिक्षण संस्थान केवल आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी नहीं करा सकते। चलना तैयारी आपको खुद पड़ेगा, चलना खुद पड़ेगा। केवल रास्ता दिखा केवल सकते हैं। रास्ता दिखा सकते हैं हुँ, और आप रास्ता अगर कोई दिखा रहा है तो चलना आप ही को है और फाइनली अब मैं यही कहता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको एक रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। यहाँ पे एक और प्रश्न लेना चाहूँगा मैं कि वो स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन में आए हुए हैं, उनका ग्रेजुएशन चल रहा होगा, ज़ाहिर-सी बात है उस पे भी वो ध्यान दे रहे होंगे और बात करें तो सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है, वो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद होता है, पहला अटेम्प्ट आप दे सकते हो। तो इस दौरान ग्रेजुएशन को देखते हुए लगभग कितना समय वो दे सकते हैं अपनी इस पढ़ाई पर ताकि मतलब सिविल सर्विसेज को लेकर भी और या देना सही है या नहीं? ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया कि जो अभ्यर्थी अभी
अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं और साथ में प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की या किसी और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो उनके लिए वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि 24 आवर्स हमारे पास रहते हैं और कहीं ना कहीं हम 2-3 घंटे जो अपना टाइम हम इधर उधर लगा देते हैं और पता भी नहीं चलता कि हमारे 2-3 घंटे कहाँ चले गए। अगर आप 2-3 घंटे अगर ले लें, सही दिशा में उसका इस्तेमाल करें और एक पहले से ही फोकस कर लें कि हमको ये आज सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो 2-3 घंटे अगर पर डे आप पढ़ते रहते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो उसकी जो ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है उस पर असर पड़ेगा। ऐसा नहीं, बल्कि और हेल्पिंग होगा उसके लिए और कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। सर यहाँ पे कुछ जैसे कि ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स अभी कर लें वो साथ में, तो उनको ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी हेल्पफुल होगा। हाँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इस प्रकार के कौन-कौन से स्टेप्स वो उठा सकते हैं छोटे-छोटे जो ग्रेजुएशन को डिस्टर्ब ना करे और सिविल सर्विसेज में उनका हेल्पफुल हो जाए? पहले तो जो अपना सब्जेक्ट उनका है ग्रेजुएशन में, उन पे फोकस करें, उनसे संबंधित जो भी सामग्री उनको मिले, जैसे मान लीजिए कोई साइंस स्टूडेंट है, अगर वो पीसीएम ग्रुप का है और बीएससी कर रहा है, तो उसको चाहिए साइंस टेक, जो कि एक अच्छा काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र होता है एक सिविल सर्विस में, तो साइंस टेक की तैयारी वो अच्छे से कर सकते हैं, जो उनके लिए डुअल उनके लिए बेनिफिशियल होगा। एक तो बीएससी में भी काम आ रहा है, प्लस उनका जीएस में भी आ रहा है। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है और अगर वो बीएससी भी कर रहा हो, बीए कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, एलएलबी कर रहा हो, तो उसको समसामयिक जो ये मुद्दे हैं जुड़ना चाहिए। पर डे डेली न्यूज़पेपर, एक कम से कम कोई डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। साथ ही जो समसामयिक जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित कुछ एक मैगजीन कम से कम तो उसको डेली पढ़ना चाहिए। सर यहाँ पे मैगजीन की बात आई है, मैगजीन तो ठीक है सर, अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो अगर हिंदी मीडियम न्यूज़पेपर की बात करें तो कहीं न कहीं उनका कहीं राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव देखने को मिलता है। तो इसमें तो क्या उनका ये अप्रोच कहीं एक दिशा में तो नहीं हो जाएगा? नहीं, थोड़ा-सा अलग है बट हाँ, थोड़ा-सा अलग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई मैगज़ीन वो फ़ॉलो करते हैं, साथ में पेपर ही पढ़ते हैं, तो खुद ही समझ जाते हैं कि हम कहाँ पर बायस्ड हो रहे हैं, कहाँ पे नहीं हो रहा। खुद ही समझ जाएँगे। तो धन्यवाद सर आपके बहुमूल्य समय के लिए, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपके जो विचार हैं और आपके जो दृष्टिकोण हैं वो हमारे व्यूअर्स और हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।